निकला हूँ और अभी रास्ते में शॉप पे तो रुका हूँ भाई तो मैंने अपना मैसेज देखा। तो अपना व्हाट्सएप भाई देखा करो ना। सिर्फ काम होते हैं ना ऑफिस में, कोई थोड़ा टाइमली पता लग जाता तो मैं ज्वाइन कर लेता। अभी मैंने व्हाट्सएप जैसे ही खोला भाई नमाज पढ़ने के बाद। जी जी, भाई क्या साढ़े क्या बारह प्रॉब्लम, भेज। क्या प्रॉब्लम होगी? अच्छा, सॉरी सॉरी, फिर मैं माय मिस्टेक। जी, क्या क्या प्रॉब्लम होगी? सर मोबाइल सर चेक नहीं मैसेज किया और देखा कहते हैं बताया नहीं है। नहीं कौन? सर, मैंने ये नहीं बोला कि बताया नहीं है, मैंने कहा मैंने मैसेज नहीं देखा। अगर टाइमली शायद मैं देख लेता तो हो सकता है। हाँ, उधर व्हाट्सएप पे आप मैसेज जो है ना वो देखते रहा करें ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे दायरा हमने वो सबको वो सब अपने एक ही जगह पे हैं। एग्जैक्ट ठीक है, एग्जैक्टली तो सर, अगर आई आपकी अंडरस्टैंड। मिस भी होगी तो डजेंट मैटर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग यस करके सर। इनको मैंने बता दिया, जैन को आप जो है व्हाट्सएप पे कंफर्म करेंगे कि आपने रिकॉर्डिंग सुन ली है तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। सर सर प्लीज। लेकिन उसमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समटाइम्स जी जाहिर है सर। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये अब ऑनलाइन का ये फायदा तो है ना, चले रिकॉर्डिंग है तो आप बाद में भी सुन सकते हैं, तो उसकी बेस पे भी मैं एग्जैक्टली सर, अटेंडेंस एग्जैक्ट। अटेंडेंस लगा दूंगा। लेकिन ये जो क्लास पार्टिसिपेशन होगी उसमें मैक्सिमम कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है या जो और चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उसके भी नंबर एंड में थोड़े बहुत मैं कहीं करूँगा। अगर बाद में इमरजेंसी है तो जाहिर है वो फिर कंपनसेट हो सकता है। सही सर, बट सर मुझे ये कंफर्म हो कि हमारी क्लास इसी टाइम पे होया करेगी या टाइम चेंज होएगा? टाइम जो है चेंज भी हो सकता है, इस टाइम पे भी हो सकता है। अब जैसा कल हमने दोबारा क्लास रखी हुई है 6 to 9। 6 to 9 इवनिंग, ठीक वैसे सर। ऑफिशियली जो हमारा टाइम है वो सैटरडे का ही है। सही सर। वैसे तो मेरा सुबह का टाइम रखा हुआ है हमने 10 से 1 का, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो सारे टीचर्स आई थिंक इसी तरह ले रहे हैं जैन। जी सर सही, हाँ। टीचर्स की डिपेंड है कि टीचर कैसे लेती हैं। हाँ बस वो ठीक है, जैसे ही आपको अगर अगर वैसे किसी को प्रॉब्लम हुआ करे तो वो मुझे पीछे बता दिए करें, तो हम थोड़ा बहुत आगे जी पीछे कर लेंगे। जी सर। ओके, हम जो है डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टेक्निक्स, और इसमें जो नेक्स्ट जो टीम बिल्डिंग को शायद हमने डिस्कस किया था कि टीम बिल्डिंग अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हाई इंटरेक्शन अमंग टीम मेंबर्स टू इंक्रीज द ट्रस्ट एंड ओपननेस। ट्रस्ट एंड ओपननेस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट एंड ओपननेस, अगर आपका ट्रस्ट एंड ओपननेस नहीं होगी तो देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ आपकी कोई कोहेसिवनेस नहीं होगी अमंग द टीम मेंबर्स। और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हमने डिस्कस शेयर कर लिया था कि गोल एंड प्रायोरिटी सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। रोल एनालिसिस टू ईच मेंबर, रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज, टीम एनालिसिस, ये इसका भी हम पूरा एक लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीम बिल्डिंग को और किसी किसी हम मैनेज करते हैं, ग्रुप्स और टीम में डिफरेंस क्या होता है, एंड हाउ वी विल बी एबल टू मैनेज द टीम्स। अनदर इसमें जो हम टेक्निक इसमें डिस्कस होती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, दैट इज द इंटर ग्रुप डेवलपमेंट। OD efforts to change the attitudes, now that is very important class। इसमें शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूड चेंज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसी को हम थ्रू आउट द सेमेस्टर ये डिस्कस करेंगे। स्टीरियोटाइप्स जो लोग हैं जिनके उनके आइडियाज को चेंज करना, ठीक है, एंड परसेप्शंस दैट ग्रुप्स हैव ऑफ ईच अदर। परसेप्शन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। परसेप्शन क्या होती है, किस क्या लोग किसी चीज को किसी कैसे परसीव करते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हम एग्जांपल्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटर ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैसे इसमें देखें दो तीन टर्म्स आई हैं, थोड़ा चले इसको डिस्कस कर ही लेते हैं हम एट दिस स्टेज। बिहेवियर, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, परसेप्शंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। व्हाट इज बिहेवियर, क्या होता है बिहेवियर, एनीवन? सर अट्रैक्शन, बिहेवियर। अट्रैक्शन, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड? एटीट्यूड सर, बिहेवियर मतलब आप कैसे जो है रिएक्ट करते हो किसी भी सिचुएशन में, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप उसको वो आपको कैसे अफेक्ट करता है कोई भी सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन या कोई भी हैपनिंग्स। ओके, इसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है, लेकिन देखें अगर इसके नाम पे हम इसको देखें, इसके वर्ड को, बिहेव, बी हैव, हैव। अगेन बी हैव, इसका मतलब ये होता है जो कुछ आप सोचते हैं
और उसको आप किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी लैंग्वेज के थ्रू, दैट इज द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। और ये चीज़ अगर कंटिन्यूस होती जाए तो वो एक एटीट्यूड बन जाती है, यानी एक लॉन्ग टर्म ये कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ प्रोसेस बन जाता है। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन जो होती है दैट इज अगेन, परसेप्शन का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से परसीव करते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू परसीव द डिफरेंट थिंग्स। एक ही चीज़ को बाद दफ़ा हम जो है कुछ लोग डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे होते हैं और दूसरे लोग डिफरेंट, उसमें यानी इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे। नाउ लेट्स इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं नोवार्टस में एक दफ़ा बैठा हुआ था अभी कुछ अर्सा पहले ना, नोवार्टस ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए परसेप्शन। अच्छा, उधर जब बैठे हुए थे तो बड़ी वो लोग सफाइयों में लगे हुए थे और कोई विजिट आने वाला था, कोई कंट्री हेड ऑस्ट्रेलिया से आना था उनका, सब लोग सफाई ये वो जो होता है वीआईपी विजिट पे, और सब लोगों को जो वो मैनेजर था ना उसने लेट रोका हुआ था, 3-4 बजे का टाइम था, तो सबको लेट रोका हुआ था कि आज विजिट आना है तो आज आपने लेट सीटिंग करनी है सबने, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मैं फास्ट से उधर ही बैठा हुआ था, तो उनका कंट्री हेड आया, गोरा था ऑस्ट्रेलियन। अब उसने जो है वो आया और उसने उसको वो जो मैनेजर थे उसने विजिट करवाया पूरे अपनी फैक्ट्री का या जो भी उनकी थी ऑर्गेनाइजेशन, तो साथ साथ उसने बताया, अपने लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हार्ड वर्किंग लोग हैं और अभी तक बैठे हुए हैं, लेट सीटिंग कर रहे हैं क्योंकि 4 बजे का टाइम है लेकिन ये अभी तक काम कर रहे हैं, तो ये अक्सर जरूरत पड़ती है तो ये लेट बैठते हैं, इस किस्म की उससे शो करवाने की कोशिश की। अच्छा, वो जो गोरा था वो सुनता रहा सबकी बातें हैं, सब कुछ। जब 1 घंटे का विजिट हो गया तो अपने कमरे में गया, उसने असिस्टेंट को बुलाया और साथ ही मैनेजर को बुलाया। असिस्टेंट को कहा टाइप लेटर टाइप करो। अब वो लेटर में क्या लिखवाता है उसको असिस्टेंट को कि जो जो लोग आज लेट बैठे हुए हैं इनकी 2 दिन की तनख्वाह काट लें सबकी, जो लोग लेट बैठे हुए उनकी 2 दिन की पे काट लें। अच्छा, मैनेजर भी सामने खड़ा था तो मैनेजर बस सरप्राइज कि ये क्या हो, कहते हैं सर क्यों, ये तो मतलब काम कर रहे हैं और लेट। तो वो कहता है, वो अपनी तरफ से मैनेजर ने कहा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो वो गोरा ये कहता है कि दे आर नॉट हार्ड वर्किंग लोग, दे आर दी इनएफिशिएंट पीपल। जो लोग अपना काम टाइम पे खत्म नहीं करते, दे आर इनएफिशिएंट पीपल। नाउ मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा था कि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि एक ही सिचुएशन को एक पार्टी डिफरेंट तरीके से परसीव कर रही होती है और दूसरी पार्टी उसको डिफरेंट तरीके से परसीव कर रही होती है। तो मैनेजर के लिए, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपर होता है या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसे पता हो कि किस सिचुएशन को दूसरी पार्टी किस तरीके से परसीव कर रही है, ठीक है। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी परसेप्शन दूसरे की क्या है तो वो किस तरीके से एक्शन लेगा और वो अगेन दैट कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जस्ट आई गिव द एग्जांपल, इसको अगर टाइम मिलेगा तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे परसेप्शन को। सो इंटर ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कहता है कि ग्रुप इंडिपेंडेंटली डेवलप लिस्ट ऑफ परसेप्शंस। नो, दैट इज यही जो हमने डिस्कस की थी कि बाज दफा ऐसा होता है कि एक ही ग्रुप में आपके डिफरेंट लोग जो होते हैं ना, डिफरेंट किस्म की परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे, सिचुएशन एक ही होगी और डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहे होंगे, तो दैट इज टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। शेयर एंड डिस्कस लिस्ट, उसका तरीका ये होता है कि आप शेयर करें चीजों को, जो भी आप लिस्ट बनाएं उसको आपस में डिस्कस करें। लुक फॉर द कॉजेज ऑफ मिसपरसेप्शन, अगर हो रही है मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है तो उसकी काजेज देखें कि क्यों हो रही है, ठीक है। वर्क टू डेवलप द इंटीग्रेटिव सॉल्यूशंस। अल्टीमेटली हमारा जो कोशिश होती है कि हम कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सॉल्यूशन बनाएं जिसमें सारे टीम मेंबर्स एग्री हों और उससे जाहिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी हो और आपके इंडिविजुअल सबका फायदा हो। तो ये अगेन इंटर ग्रुप डेवलपमेंट जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें एक और हम टर्म अक्सर यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। एक तो होती है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो कंप्यूटर में भी हम यूज करते हैं। एक होती है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी, एआई में इसको। Now, it seeks to identify the unique qualities and special strengths of an organization, which can then be built to improve the performance. Now, every जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती है ना, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने डिस्कस किया था कि उसके पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसको यूज करके वो कोई ऐसी चीज डेवलप करती है या अपने लोगों में वो क्वालिटीज क्रिएट करती है या स्पेशलाइजेशन क्रिएट करती है जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है दैट इज वो इंक्रीज होती है। तो ये फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता, स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने किया होगा, स्ट्रेंथ्स का पता हो, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज उनका पता हो, अपनी वीकनेसेस का भी पता हो ताकि उनको ओवरकम कर सकें और अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके कोई ऐसी यूनिक किस्म की जो है ना वो चीज क्रिएट करें जिससे
आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले विद रिस्पेक्ट टू दी कॉम्पिटिटर्स। नाउ डिस्कवरी, इसमें इसका जो डिफरेंट प्रोसेस है, रिकॉलिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, यू विल हैव टू एनालाइज। ये देखिए इस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो स्वॉट है, स्वॉट एनालिसिस, वो भी सारा एनवायरमेंट से ही आता है। अगर आप एनवायरमेंट को स्टडी नहीं करेंगे, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो ये सारी चीज़ें, स्वॉट एनालिसिस, विजन, मिशन, ये आप कभी भी नहीं बना सकते। देन ड्रीमिंग, स्पेकुलेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन करें, फाइंडिंग अ कॉमन विजन उसमें बनाएं, डेस्टिनी, डिसाइडिंग हाउ टू फिल द ड्रीम, यानी आपने उसमें प्रैक्टिकल उस विजन को ग्राउंड रियलिटी में किसी के से चेंज करना है, उसके लिए एक्शन भी बताएं, वरना वो फिर खाली ड्रीम ही रह जाएगा। तो वो ड्रीम नहीं बनाना, उसको अपने रियलिटी में कन्वर्ट भी करना। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अप्रिशिएट इंक्वायरी, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो कंटेम्प्रेरी चेंज इश्यूज फॉर द टुडेज मैनेजर्स, आजकल अगर हम देखें तो बहुत से इश्यूज हैं। कुछ इश्यूज हम डिस्कस करते हैं इसमें, लाइक हाउ आर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टिंग द वर्क लाइफ ऑफ द पीपल नाउ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेक्निकल एनवायरनमेंट होती है, ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से चेंज होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगेन विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट जितनी जल्दी चेंज होती है, उतना ही ज़्यादा मैनेजर को विजिलेंट और एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, लाइक टेक्नोलॉजी में देखें, आप टेलीकम्युनिकेशन में देखें, कंप्यूटर्स में देखें, सॉफ्टवेयर में देखें कि रोज के रोज नए वर्जन आ जाते हैं। ठीक है ना, अब अगर वो मैनेजर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा उन नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो बिल्कुल वो जो ऑब्सोलीट हो जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो है ना, कि आपने इस किस्म की जो चेंज है टेक्नोलॉजिकल, स्पेशली जो चेंज है, या और भी जो चेंजेस हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो चेंजेस आ रही हैं आपके एम्प्लॉइज को किसी के से इफेक्ट करेंगे, आपको ये भी देखना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने तो ओवरऑल भी तो देखना है ना एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, बिहेवियरल चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो you have to critically analyze these changes and how it can impact your employees first, then your organization, and overall your industry and all other things. Now this is again the important issue which is to be handled by the जो manager होता है, या आपका जो human resource manager होता है. What can managers do to help their organization become more innovative? Now again innovation चेंज जो है अगेन, कि आप किस तरीके से चीज़ों को इनोवेट करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, उसके क्या तरीके होते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। बट इन टुडेज एनवायरनमेंट, every manager, you know, they seek for finding any sort of new ways of doing things. वो कोशिश करते हैं कोई नया तरीका या नई चीज़ यूज़ करें चीज़ों को हैंडल करने के लिए, चीज़ों को डेवलप करने के लिए। इनोवेटिव, इमेजिनेटिव नहीं होंगे। अब ये दूसरा, अब देखिए इनोवेशन जो है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग वैसे नहीं आती, ये रिसर्च बेस्ड होती है। आप लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल उससे शायद पढ़ी रिसर्च आप लोगों ने, तो उसमें हमने एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि जितनी भी इनोवेशंस होती हैं ना, क्रिएटिविटीज होती हैं, दैट इज अगेन ऑन द रिसर्च बेस्ड। तो अगर रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंट्री, तो उसमें इनोवेटिव नहीं आएगी। इनोवेशन के लिए आपको ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट को कैश करते हैं जब आपकी इनोवेशन हो जाती है। Now again, it is a challenge for the organization how they will become more innovative. Then how do managers create organizations that continually learn and adopt? Now again, इसमें continuous learning, organizational learning and learning organization, ये बड़े important concepts हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Again, continuous learning, learning organizations and organizational learning, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में या इसको वैसे देखें तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्शन, यू नो, एवरीथिंग। वो जो कोई ना कोई चीज़ लर्न कर रही होती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है, उसको अडॉप्टिव कर रही होती है। जैसे हमने एनवायरनमेंट की बात की, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट्स, और उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, दैट इज ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या उस एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे। ना आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूं कि एनवायरनमेंट्स आपकी किसी के से वो कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती है ना। जैसे आजकल का देखिए क्राइसिस, या आज के क्राइसिस से पहले की एग्जांपल देता हूँ, एक मैं आपको आज के क्राइसिस की एग्जांपल देता हूँ। विद रिस्पेक्ट कि एनवायरनमेंट्स आपस में किसी के से रिलेट कर रही होती है। आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो ये जो
एयरलाइन इंडस्ट्री थी, बिल्कुल उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एयरलाइन इंडस्ट्री में और होटल इंडस्ट्री में, ये जिस तरह आजकल भी है, लेकिन ये जब नॉर्मल सिचुएशन थी मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो लोगों ने रिसर्च की कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है ना, तो उन लोगों ने जब इसमें रिसर्च का रिजल्ट ये निकाला कि टेक्नोलॉजी की वजह से होटल इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती थी कि हाउ जो आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो इट कैन इफेक्ट दी होटल इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं उसका। लेकिन उन्होंने आखिर में कंक्लूजन क्या निकाला कि जब से टेक्नोलॉजी आई लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट कर दी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अभी हम मीटिंग कर रहे हैं ना, टेली मीटिंग या जूम मीटिंग है, उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब वो एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, एक इंग्लैंड में बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपस में, यानी उनकी ट्रैवलिंग भी कम हो गई और होटलिंग भी उनकी कम हो गई, अदरवाइज उनको होटलिंग करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक एनवायरनमेंट में चेंज जो है टेक्निकल एनवायरनमेंट में वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है, उसमें फाइंड आउट करती है। आजकल के एनवायरनमेंट में देखिए हम, ये क्राइसिस है, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। आप कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मेडिकल की वजह से, एक मेडिकल एनवायरनमेंट की वजह से आपकी होटल इंडस्ट्री बैठ जाएगी और आपकी ये एयरलाइन इंडस्ट्री और बहुत सी दूसरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो मेरा मकसद बताने का ये है कि जो एनवायरनमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रही होती हैं, और ये जो एनवायरनमेंट एनालिसिस होता है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो फ्यूचर के लिए वो अपना स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। देन इज मैनेजिंग चेंज कल्चरल बाउंड, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो चेंज है वो कल्चरल बाउंड तो नहीं है, आपकी कोई हर्डल तो नहीं है आपकी कल्चर में। यानी बहुत से कल्चर्स ऐसे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वो नहीं करते। पब्लिक सेक्टर का डिफरेंट कल्चर है, प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर है। तो ये आपने देखना है, कल्चर तो जाहिर स्टडी करेंगे, कल्चर जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस, कुछ टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं ओवरऑल, और कुछ हम जो वर्क प्लेस पे टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेसेस, हाउ वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। गुड इज नॉट गुड इनफ, यानी आप कभी भी कह नहीं कह सकते कि यू आर गुड इनफ। आपको हमेशा बेहतरी से बेहतरी की तरफ देखना पड़ेगा और इम्प्रूव अपना कंटिन्यूस करना पड़ेगा, इम्प्रूव। फोकस इज ऑन कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन जो होती है, हमेशा हम अक्सर कहते हैं कि जो वेरिएशन है ये ऑर्गेनाइजेशन की दुश्मन होती है। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि हमने डिस्कस किया था शायद फर्स्ट लेक्चर में रिस्क को, कि जिस चीज़ में वेरिएशन ज़्यादा होगी उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। तो वेरिएबिलिटी जो है उसको हम हमेशा हैंडल करने की कोशिश करते हैं। नाउ इसमें जो पर्टिकुलर बात हो रही है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आपकी वेरिएशन ना हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज जो है तो उसका मतलब ये कि प्रोसेस को हैंडल करना, दैट इज अगेन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ये मैंने आपको बताया था कि पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको हम 2-3 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, थोड़ा सा शायद हमने डिस्कस किया भी था इन द फर्स्ट लेक्चर, हाउ दे कैन गिव यू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और हम किस तरीके से इनको री इंजीनियर करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। कॉस्ट को किस तरीके से कम करेंगे, क्वालिटी को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, and ultimately how we can increase the customer satisfaction, which should be the ultimate purpose of any organization. So organizational impact, additional stress on employees to constantly, stress management जो है that is again very important for the human resource manager, क्योंकि everybody has different sort of requirements and the stress, तो आपने किसी कैसे हैंडल करना ये भी एक different subject है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो हम बात कर रहे थे कि री इंजीनियर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। री थिंकिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी हम इसमें री थिंक करते हैं, री डिजाइन करते हैं। नाउ अगेन री इंजीनियरिंग हमने रेडिकल चेंज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेडिकल चेंज क्या होती है, उसको हैंडल किसी कैसे करते हैं, उसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम TQM सॉर्ट ऑफ प्रोसेस। वैसे थोड़ा सा डिफरेंस हमने बता दिया कि TQM में हम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, और जो री इंजीनियरिंग है वी फोकस ऑन रेडिकल इंप्रूवमेंट। जी सर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को क्यों प्रेफर किया जाता है, वेरिएबिलिटी क्यों नहीं प्रेफर करते? ओके, ये 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? व्हाट इज 6 सिग्मा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, एनी आइडिया?
नो सर। सिक्स सिग्मा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम इसमें क्वालिटी TQM में पढ़ते हैं। और सर हमने TQM भी नहीं पढ़ी ना, मतलब TQM का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। पहले मैनेजमेंट में कहीं पढ़ा होगा। नहीं सर मैंने तो नहीं पढ़ा। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ। सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट ये है, ये जैपनीज कॉन्सेप्ट है, जीरो एरर जिसको हम कहते हैं, जीरो रेट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप 10 लाख प्रोडक्ट बनाएंगे, 10 लाख प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ मेरा 0.0002% चांसेस हैं कि उसमें 6 प्रोडक्ट आपके डिफेक्टिव होंगे, 6 प्रोडक्ट आपके डिफेक्टिव होंगे। नो, इसका मकसद, इसका वो थीम क्या है? इसकी थीम ये है कि आप अपने प्रोसेस को इतना ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस को या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कि उसमें चांसेस ही नहीं होते कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो। उसमें चांसेस ही नहीं होते कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो, उसमें वेरिएबिलिटी के चांसेस ही नहीं होते। ठीक है, यानी हम इतना ज़्यादा उसमें क्वालिटी को उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने प्रोसेस को इतना अच्छा कर लेते हैं। नो, लेकिन इसके ऊपर देखें, पाकिस्तानी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री में चले जाएं, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी खराब, दूसरा बनाते हैं फिर खराब, रीवर्क होता है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अगेन आपकी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता अगर वो कस्टमर को डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट को। तो ये जो वेरिएबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग में, इस वजह से कम होनी चाहिए। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप यूनिफॉर्म किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करें। यूनिफॉर्म का मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट, हर दफ़ा अगर आप 10,000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10,000 प्रोडक्ट में बहुत रेयर चांसेस हो कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। तो इसकी जस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म जो आप करें सर्विस, आपने कभी अगर इत्तेफाक हो इधर जाने का, इसको सेवर, सेवर इज वेरी पॉपुलर अमंग यंगस्टर्स। आजकल तो खैर शायद बंद ही होगा, रश होता है बहुत। आप उसमें देखें 10-12 साल से, क्योंकि हम जाते रहते हैं, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, उनकी सर्विस जो होती है हर दफा बड़ी वो यूनिक किस्म की होती है, इमीडिएट सर्विस दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द अदर होटल्स। यस सर। कि वो बड़ी इमीडिएट सर्विस देते हैं, और वो आपकी जो यूनिफॉर्म किस्म की आपका प्रोडक्ट, उसमें आपको रेयरली उसमें कोई वो डिफरेंस नजर आता होगा। ठीक है, वही क्वालिटी, एक जैसी क्वालिटी। तो ये मतलब होता है कि आप यूनिफॉर्म जो है क्वालिटी उसमें मेंटेन कर रहे हैं उसमें। और यही कॉन्सेप्ट है, वो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट भी यही है कि देयर शुड बी लेस वेरिएबिलिटी, so that you can have the less chances of defective products or unacceptable services. Is it clear? यस सर, थैंक यू। Okay, welcome. Okay, assessing the core processes, ये core process भी बड़ा important concept है। इसको भी जब हम BPR को लेक्चर लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम हर प्रोसेस को री इंजीनियर करने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ 1 या 2 या 3 इंपॉर्टेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, उसको री इंजीनियर करते हैं। अगेन उसकी रीजन क्या होती है कि ये क्योंकि रेडिकल चेंज है तो आपके रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये हम हर दफ़ा नहीं करते, साल में एक दफ़ा फिर हम री इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज दैट रेडिकल चेंज। Reorganizing horizontally by the process using cross-functional and self-management teams. Cross-functional teams का concept again ये बड़ा important concept है। आजकल का जो concept है कि हम ये different departments होंगे, specialization होगी, वो पुराना हो गया होगा। अब ये concept है कि आपकी cross-functional teams होनी चाहिए जो different departments में काम कर सके, ठीक है? और self-managed teams हों जो आपके different departments में भी काम कर सकें और across the functions काम कर सकें। Especially re-engineering में ये बड़ा important concept है। तो ये जो 4-5 टर्म्स हैं, री इंजीनियरिंग, कोर प्रोसेसेस, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन थोड़ा सा इनिशियल कांसेप्ट एट दिस स्टेज मैंने आपको बताया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी हम डिटेल में दायरा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस बीपीआर। ओके, देन कंटेम्परेरी चेंज इश्यूज जो हम डिस्कस कर रहे थे, इनोवेशन को हमने डिस्कस किया, न्यू आइडिया अप्लाइड टू इनिशिएटिंग और इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। यानी जो न्यू आइडिया, आजकल देखें क्लास ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है। आजकल जो है ना, जो जंग हो रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज दी जो वार है, दैट इज द आइडियाज। आइडिया की वार हो रही है। जो अच्छा आइडिया ले आता है और उसको कैश कर लेता है और जो है वो उसको फिर इनोवेटिव उसको एज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटर्स। आइडिया कैन बिकम फ्रॉम एनीवेयर। अब जिस आप हम इधर एग्जांपल लें, ऊबर की एग्जांपल हम ये लें। अभी किसी ने एक आइडिया होगा ना, किसी के माइंड में आया होगा कि लोगों को ट्रैवलिंग की है और प्रॉब्लम, तो हम इस बाबत में इंटरकनेक्ट कर लें, आईटी को यूज कर लें। दैट स्टार्ट्स विद एन आइडिया। और वो आइडिया देखें कि उस आइडिया ने उनको जो है, जो एंटरप्रेन्योर्स से या जो
जिन लोगों ने आइडिया वो जो है वो रिचेस्ट पर्सन बन गए पूरी दुनिया में, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन यूबर टाइप की, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दे लुक फॉर द आइडियाज़, कि कोई आइडिया है उसको कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें हम वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और वो उन्हें एक इनोवेटिव एज मिल जाता है। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अगेन अगर हम पब्लिक सेक्टर के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि कोई इनोवेशन आएगी। इनोवेशन आता है उन्हें 10 साल लग जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अपोजिट मल्टीनेशनल का बड़ा फ्लेक्सिबल किस्म का स्ट्रक्चर होता है, उसमें चेंज आती है, नई नई चीज़ें वो करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टेन्योर्ड मैनेजमेंट जो होता है उनका स्टाइल, इसको हमने डिस्कस भी किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट डायनामिक होगी तो दे कैन टेक द डिफरेंट स्टेप्स, और they will be innovative in taking the different actions. Stack resources को अगर कम है तो किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे, that is again कम्युनिकेशन जो है, that is इंटर यूनिट कम्युनिकेशन, यानी आपस में ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो वो कोई चीज़ अच्छी इनोवेट कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है that is again plays a very important role, जिस अभी हमने डिस्कस किया है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट कल्चर, उसमें आपको देखना है कि वो हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन सपोर्ट द इनोवेशन। ह्यूमन रिसोर्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी इनोवेशन होगी वो ह्यूमन रिसोर्स ने लेकर आनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स देयर रोल कैन नॉट बी डिनाइड। आइडिया चैंपियंस, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आइडियाज की, इंडिविजुअल्स हु टेक एन इनोवेशन and actively and enthusiastically promote the idea, build support, overcome resistance and ensure that the idea is implemented. आइडिया देखें, जब भी आइडिया कोई इनिशियल आइडिया होता है ना तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं उसका, ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऊबर शुगर की, किसी के जेहन में आइडिया आया होगा तो लोग कहते होंगे ये पागल है, क्या सोच रहा है, किसी कैसे हो सकता है ये। लेकिन देखिए जब वो इम्प्लीमेंट हुआ और प्रैक्टिकल हो गया और वो कितना वो इनोवेटिव हो गया और फिर पूरी दुनिया में यूज होना शुरू हो गया। इसी तरह फेसबुक, बड़े बड़े आप ये देख लें कि जो एंटरप्रेन्योर से फेसबुक का आइडिया, गूगल्स का आइडिया, ये आइडिया से स्टार्ट हुए और कहीं से कहीं पहुंच गए। तो आइडिया जो है सर एक टीवी शो भी है ना आइडिया करोड़ों का। क्या सर एक टीवी शो भी है ना आइडिया करोड़ों का। उसमें क्या होता है? सर उसमें डिफरेंट लोग अपने आइडियाज लेकर आते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। जैसे वहाँ पे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए होते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो मोस्टली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स, और जैसे उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वैसे कोई भी आइडिया लेकर आते हैं और उनको अपना आइडिया जो है वो करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि बिडिंग करते हैं, मतलब उस पर बोली लगाते हैं कि जो है हम आपको इतना % देंगे, आप हमारे साथ काम कर लें, हम आपके आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे और आप जो है ना 50% आपका होगा या 30% आपका होगा, 50 और 80% हमारा होगा। ऐसे मतलब उनको कन्विंस करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो किसी का आइडिया एक्सेप्ट हो जाता है, किसी का रिजेक्ट हो जाता है। किस चैनल पे रहता है प्रोग्राम? सर ये मैं आपको सर्च करके बताऊंगी, मैंने तो YouTube पे ही देखे थे इसके कुछ एपिसोड। मुझे आप भेजना, YouTube पे क्लिप भी भेजना, बड़ा अच्छी चीज है अगर इसी के से हो रहा है ना। इसमें जो सर उसमें एक बार वो आए थे, उन्होंने वो कुछ स्टूडेंट्स थे। जी जी सर। अच्छा, इसमें देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी हमारे जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो आइडियाज अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी लेते हैं, अपने एम्प्लॉय से भी लेते हैं आइडियाज, और फिर उसको प्रैक्टिकल बनाते हैं, और जो बड़े अच्छे आइडिया होते हैं फिर उनको कंपनसेट करते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं एम्प्लॉइज को। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जो आप जैसा बता रही हैं उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट जो इंडस्ट्री के लोग वो फिर उनको देखते हैं, उसी वक्त उनको जॉब ऑफर कर देते हैं, या वो आइडिया को जो है उसमें हेल्प करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आइडिया जनरेशन है, या जो आइडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट से। So, okay, idea championship कर दिया। माइक अपनी कर दें, म्यूट कर दिया करें। ओके, लर्निंग जी, अभी जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो अभी मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ। दो तरह की लर्निंग होती है, एक होती है सिंगल लूप लर्निंग और एक होती है डबल लूप लर्निंग।
सिंगल लूप लर्निंग क्या होती है? एरर्स आर करेक्टेड यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसीज। यानी ये एक किस्म की जिसमें प्री एक्टिव अप्रोच होती है। प्री एक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं कि पास्ट में किसी कैसे लोगों ने सॉल्व किया, क्या पॉलिसी थी, उसके बाद इसको चीज़ों को करेक्ट करते हैं। लेकिन एक होती है डबल लूप लर्निंग। एरर्स आर करेक्टेड बाय मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड रूटीन्स। यानी इसमें क्या ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है जो डबल लूप लर्निंग होती है। इसमें हम कोई एरर अकर होने से पहले ही अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसीज को चेंज कर लेते हैं, उनकी रूटीन को चेंज करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते हैं, ताकि वो कोई एरर हो ही ना और वो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी एक किस्म की एडवांस अप्रोच हम जिसे कहते हैं ना, एडवांस अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डबल लूप लर्निंग। तो अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे ऑलवेज प्रेफर डबल लूप लर्निंग। ना ये किसी कैसे होता है, वो चेंज जो ऑब्जर्व करती रहती है, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रही हैं, आपकी अपने लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मुताबिक वो अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर सपोज के वो ऐसा नहीं करें, कोई चेंज आती है, जैसी आती है लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं और एक बड़ा इशू बन जाता है, दैट विल बिकम एक इशू, बड़ा इशू बन जाता है उन लोगों के लिए। तो इस वजह से दे ऑलवेज प्रेफर दैट डबल लूप सॉर्ट ऑफ लर्निंग। Creating the learning organizations, fundamental problems in the traditional organizations, fragmentation based on specialization, overemphasis on competition, reactiveness that misdirects attention to problem solving rather than creation. ये कुछ किस्म की प्रॉब्लम्स वो बता रहा है कि किस किस्म की हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक मैंने आपको बताया जो स्पेशलाइजेशन होती है या जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, उसमें इट्स सेल्फ बाउंड्रीज बन जाती हैं और लोगों का आपस में सपोर्ट नहीं करते, कोऑपरेटिव नहीं करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओवर एम्फेसिस ऑन कंपटीशन, कि हम जो भी चीज़ देख रहे होते हैं, कंपटीशन को सामने रख कर देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इनोवेट नहीं करना चाह रहे होते, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे होते हैं कि उसने जो मूव लिया उसी तरीके से हम कोई उसी तरह की मूव ले लेते हैं। तो दैट इज नॉट गुड। बेहतर क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो एनवायरनमेंट को चेंज में देखती हैं, चाहे उसका कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी बेस पे वो ऑटोमेटिक खुद ही इनोवेट करती हैं ताकि वो एक इनोवेशन हो जाए और उसको भी कैश करें। दैट इज रिएक्टिवनेस। दैट रिएक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि कोई चीज प्रॉब्लम अकर हो और कोई एक्शन में वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करती है rather than creating solution क्रिएट करने के लिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। मैनेजिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी कैसे मैनेज करते हैं, हम एस्टेब्लिश करते हैं स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। रीडिजाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी अगेन हम रीडिजाइन, रीऑर्गेनाइजेशन जो होती है दैट इज द वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। हम डीपीआर में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। रीशेप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ऑल दीज थिंग्स जो है दैट विल हेल्प यू टू मैनेज लर्निंग। मास्टरिंग चेंज इट्स कल्चर बाउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप कल्चर को स्टडी नहीं करेंगे तो आप चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। डू पीपल बिलीव इन चेंज, इज इवन पॉसिबल, how long will it take to bring about the change in the organization, is resistance to change greater in the organization due to the culture of the society। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एडवांस में स्टडी करनी होती है, एनवायरनमेंट को स्टडी करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके बिहेवियर को डिटेल में स्टडी करना होता है। देन यू विल बी एबल टू जो है आप एक स्ट्रेटजी बना सकेंगे जो आप चेंज मैनेजमेंट को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ओके क्लास, ये हमारा पहला सेशन था जो स्लाइड्स का। कोई क्वेश्चन आप लोगों का अभी तक, कोई कमेंट और कोई चीज़ डिस्कस करनी हो? नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा समझ आया। और आप ये स्लाइड्स सर, ये स्लाइड्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर लें। जी, मैं आपके साथ अभी आधे घंटे के अंदर स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, आपको बुक भी शेयर करूंगा, ठीक है, और आपके साथ ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। जी सर। तो लोग एब्सेंट हैं वो भी रिकॉर्डिंग देख के अपनी अटेंडेंस भी लिखवा लेंगे और ज़ाहिर है वो तैयारी भी कर सकेंगे।
अच्छे सर, सॉरी टू से ये हमारी कौन सी क्लास जा रही है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेशन था अटेंड किया। हसन बोल रहे हैं आप? जी हसन बोल रहे हैं। अच्छा हसन, ये हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले जो दो लाइव सेशन हमारा फर्स्ट सेशन है, लाइव सेशन जो जूम पे है। इससे पहले 2 सेशन जो है मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की हुई है उस पे गूगल ड्राइव पे लिंक शेयर किया हुआ है जो आपका व्हाट्सएप है, तो उधर जाके आप ठीक उसकी सर। स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो आप सुन सकते हैं। ठीक है, पहले दोनों सेशंस जो थे वो जनरल किस्म के थे। ठीक सर। पहले सेशन में हमने जनरल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, ठीक है, जो आप लोगों की रिवीजन थी एक किस्म की। और दूसरे सेशन में हमने एचआर से रिलेटेड कुछ जो कंपोनेंट्स वो भी आप लोगों ने पढ़े, मैं उसको डिस्कस किया था। आज जो एग्जैक्टली हमने स्टार्ट किया है अपने टॉपिक से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज से रिलेटेड आज पहला सेशन था हमारा। ठीक सर। ठीक सर। ठीक है, ओके क्लास, क्वेश्चन कोई? ठीक सर। एनी अदर नो क्वेश्चन? सर। ओके, लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक और 10 मिनट ब्रेक। सर बैंड बस 10 मिनट्स ब्रेक करते हैं, अभी थोड़ा सा सेशन रहता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक सर। ठीक है, सो आफ्टर 10 मिनट्स ठीक है सर। जो है इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है सर, थैंक यू।